हेलो गाइस, सो ये चैप्टर नंबर 46 है और इस लेक्चर से मैं एक नए चैप्टर की ओर बढ़ूंगा, दैट इज़ चैप्टर 9 ऑफ एच सी वर्मा। और इस चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन। सो हम इन तीनों ही चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में सबसे पहले तो बड़े ही अच्छे से जानेंगे, जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर्स में भी किया था कि सबसे पहले थियोरेटिकल लेक्चर्स थे, उसके बाद मेरे प्रॉब्लम्स में गया था। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम थियोरेटिकली वाइज इन सारे ही टर्म्स को, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, कोलिजन और इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो भी हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से थियोरेटिकल लेक्चर्स में कवर करेंगे। हम बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, डिफरेंट केसेस देखेंगे, देन कोलिजन को देखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड ऑल। बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं इन तीनों ही टॉपिक्स में जो इस चैप्टर के अंदर में है गाइस। तो ये उस रिगार्ड में ही थियोरेटिकल लेक्चर 1 है, जिसमें हम कम्प्लीटली सेंटर ऑफ मास पे फोकस करेंगे। पहले थोड़ा लंबा जा सकता है इसके थियोरेटिकल लेक्चर्स, वो हम देखेंगे कैसे हम एकोमोडेट कर सकते हैं इनको शॉर्ट में, बट बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं इस थियोरेटिकल लेक्चर 1 को फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ एच सी वर्मा, दैट इज सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन। तो सबसे पहला ये सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास आखिर है क्या, हम इसको पढ़ते क्यों हैं? तो यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस दी गई है, दिस इज द प्रेडिक्टिंग मोशन। मतलब सेंटर ऑफ मास से हमें मोशन को प्रेडिक्ट करने में एक सहूलियत मिलती है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट दैट बिहेव्स एज इफ ऑल द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वे कंसंट्रेटेड एट दैट पॉइंट। तो सेंटर ऑफ मास, जस्ट सपोज करो कि एक कोई भी हमारे पास बॉल का एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि एच सी वर्मा सर ने भी लिया है कि एक हमारे पास बॉल है, उसको उछाला गया वर्टिकली अप। कोई एक बंदा है जो उसको उछाला वर्टिकली अप, और उसने ऐसे उछाला कि उसके फिंगर्स थोड़े बहुत बॉल को स्पिन करते हुए फेंके ऊपर। तो वहाँ पे अगर आप सरफेस के बारे में अंदाज़ा लगाओगे, सरफेस के मोशन के बारे में, किसी भी पॉइंट को आप कोई भी पॉइंट सरफेस पे ऐसे लोगे और उसके मोशन को देखोगे, जब वो स्पिन करते हुए ऊपर उछाला गया वर्टिकली अप, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मोशन होगी उसकी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्योंकि बॉल स्पिन कर रहा है, मतलब सरफेस स्पिन कर रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो दोनों ही टाइप के मोशन है, एक तो स्पिन मोशन भी और एक ऊपर भी जा रहा है। बट वहीं आप अगर सेंटर को कंसिडर करो तो सेंटर पे कोई भी स्पिन होगा नहीं। तो स्पिन नहीं होगा तो सेंटर सिर्फ वर्टिकली अप जाएगा, वर्टिकली अप जाएगा तो हमें उस मोशन को स्टडी करने में काफ़ी ईजी होगी क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मोशन। और वही जो सेंटर है दैट इज़ बेसिकली व्हाट, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉल। तो सेंटर ऑफ मास को हम ऐसे ही कंसिडर करते हैं कि सारे ही जो मास है बॉल का वो कॉन्सेंट्रेटेड है एट द सेंटर, जैसे कि लिखा हुआ है स्टेटमेंट में भी। एंड दिस सिंप्लीफाइज द एनालिसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मोशन, जैसा कि हमें दिखा यहाँ पे। ऐसा करने से ऑब्जेक्ट के मोशन को हमने सिंप्लीफाई किया। सो जब एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट करेगा इस ऑब्जेक्ट पे, इट्स मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इफ ऑल दोज फोर्सेज वर अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ मास। ऐसा जब मान लो कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अभी आया, जैसे कि हमने हाथ से फेंका बॉल को, तो दैट वाज बेसिकली एक्सटर्नल टू दिस बॉल, एक्सटर्नल फोर्स था इस बॉल से। तो वहाँ पे जब हम सेंटर पे मास कॉन्सेंट्रेटेड अज्यूम करके चले तो जो मोशन की स्टडी हुई वो आसान हो गई। ऐसा हमने माना कि सारे ही फोर्सेस सेंटर पे अप्लाइड है। ये थोड़ा और भी अच्छे से समझ में आएगा आगे, अभी बस इसको थोड़ा ध्यान से सुन लो। एंड दिस मेक्स इट ईजियर टू प्रिडिक्ट एंड एनालाइज द ऑब्जेक्ट्स ट्रांसलेशनल मोशन। ऐसा करने से ऑब्जेक्ट के ट्रांसलेशनल मोशन को प्रेडिक्ट और एनालाइज करने में हमें आसानी होती है। तो दैट इज बेसिकली द सेंटर ऑफ मास। आपको एक सेंटर ऑफ मास के बारे में छोटा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि कोई भी अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी अगर मान लो कि वी आर हैविंग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से n नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइक दिस, कहीं कहीं लाएंगे वो स्पेस में, और उन सारे ही सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के कुछ मास होंगे ऑब्वियसली। से दिस इज m1, m2, m3 लाइक दैट अप टू mn, ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं। तो इन ये सब जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास हम उसी पॉइंट पे मान रहे हैं क्योंकि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल है, तो उनकी जो सेंटर ऑफ मास है वो उसी पॉइंट पे है। से दिस इज पॉइंट ए, तो ए पे m1 का है, बी पे m2 पे है, m2 का है, सी पे m3 का है, लाइक दिस, ऐसे ही। तो n पे mn का है, ऐसा। तो अगर आपको अभी सेंटर ऑफ मास निकालने बोला गया है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, तो आप क्या करोगे? तो वो हम देखते हैं अभी यहाँ पे, दैट डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर पार्टिकल्स। मतलब पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास का क्या डेफिनेशन है। तो उसके लिए सबसे पहला जो प्री रिक्विजिट है आपको, मतलब सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए? एक्सिस। आप एक्सिस कैसे चूज करोगे? ओरिजिन, मतलब आपको एक्सिस चूज करना है फ्रॉम एन ओरिजिन। लाइक मैं कैसे बोल रहा हूँ कि जैसे पिछले में मैं बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लिया था, ये सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मैंने लिया था, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिया था, ओके। तो उन सब पार्टिकल्स को डिटरमिन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या एक्सिस लेना पड़ेगा एक, ऐसा मान लो।
दिस इज बेसिकली एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ये सबसे पहला काम है जो आपको करना पड़ेगा अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या कंटिन्यूस बॉडीज़ के लिए भी जो हम आगे पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ओरिजिन लिया यहाँ पे, दिस इज एक्स वाई जेड 0 0 0 एट दी ओरिजिन, और ये एक्सिस है एक्स वाई एंड जेड एक्सिस है। तो आपको हर एक पार्टिकल, जो मैं पार्टिकल बोल रहा था जिसकी हमें इन सब पार्टिकल्स की सेंटर ऑफ मास निकालना है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, तो उसके लिए आपको इस ओरिजिन से हर एक पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स जानने होंगे। तो सपोज करो मैं कोई एक ith पार्टिकल ले रहा हूँ। ith पार्टिकल मीन्स दैट इज वेरिएबल, 1 to से n वेरी कर सकता है। I इज फ्रॉम 1 to n, लेट अस से वी हैव अ टोटल ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ith पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इस पॉइंट से, लेट अस सपोज xi, yi and zi होगा। Let us suppose with respect to this origin and this axis we are having this as the coordinate of ith particle, और ith particle की जो mass है that is mi, ये हमने assume कर रहे हैं यहाँ पे हम, that is the mass of this ith particle is mi। So according to the definition of center of mass, अगर आप center of mass इन सब particles की निकालने जाओगे collectively, मतलब I am finding basically the center of mass of these system of particles considering of n number of particles। तो n number of particles अलग अलग जगह पे स्पेस पे रखी हुई हैं, उन सारे की कोऑर्डिनेट्स अलग अलग है विथ रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। वैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मैं एक सेंटर ऑफ मास निकालने जा रहा हूँ। तो दैट इज बेसिकली व्हाट, आप क्या करोगे, सिग्मा मतलब समेशन करोगे mi मास ऑफ ith पार्टिकल इनटू x कोऑर्डिनेट ऑफ ith पार्टिकल, दिस फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to n, क्योंकि हमारे पास n पार्टिकल्स है, अपॉन sigma mi I is equal to 1 to n। This is basically the x coordinate of center of mass, this is xm। अगर मैं बोलूँ तो this is the x coordinate of center of mass, this is basically the definition of center of mass for particles। So इन सारे ही particles का जो x coordinate होगा center of mass, वो suppose करो कहीं यहाँ है, तो इसकी जो x coordinate है वो ये है, ये मैंने निकाला। मैंने क्या किया, समेशन किया फर्स्ट पार्टिकल से लेके n पार्टिकल्स तक, और फिर किसको मल्टीप्लाई किया, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ith पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल का मास जैसे ऐसे है m1 x1, अगर m1 इज द मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, x1 इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, फिर प्लस m2 x2 लाइक दैट, प्लस m3 x3 लाइक दैट, एंड प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक गया, mn xn तक गया, एंड अपॉन टोटल मास। टोटल मास मतलब क्या, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 अप टू mn, ऐसा। तो इसको आप एक्सपैंड करोगे तो ये पाओगे। तो उसको मैंने शॉर्ट टर्म में समेशन के फॉर्म में ऐसे लिखा। सो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये सिर्फ मैंने x कोऑर्डिनेट निकाला। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो कैसा होगा, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n mi yi यहाँ पे हो जाएगा, अपॉन सिग्मा सेम i इज इक्वल टू 1 to n क्या mi। सिमिलरली z कोऑर्डिनेट अगर निकालोगे तो दैट इज सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n, and this is what mi zi upon sigma I is equal to 1 to n, and that is mi। So this is basically the z coordinate and this is basically the y coordinate। तो ये आपके पास center of mass हो गया xm ym and zm। तो ऐसे आपको प्रोसीड करना है, इसको एक्सपैंड करोगे तो यू विल गेट दिस। तो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे। तो आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट चूज करना है, ओरिजिन होगा उस कोऑर्डिनेट में ही ऑब्वियसली, और उसके थ्रू आपको हर एक पार्टिकल्स की सबसे पहले स्पेस में कोऑर्डिनेट्स देखनी है। तो वैसे कोऑर्डिनेट्स देखने के बाद एक्स वाई जेड देखने के बाद आपको ऐसा करना है, m1 x1 प्लस m2 x2 या m1 y1 प्लस m2 y2 या m1 z1 प्लस m2 z2 लाइक दैट अपॉन टोटल मास अप टू mn xn, ऐसा करके। तो दिस इज बेसिकली गाइज द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर पार्टिकल्स। अभी आगे देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स। अभी हमने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करी थी, अभी देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स, क्योंकि इसमें कुछ एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ो, और स्टेटमेंट को फिर बाद में हम देखेंगे कि कैसे ये स्टेटमेंट रेलेवेंट है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स के केस में। स्टेटमेंट क्या है, दैट द सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स इंटरनली the line joining the two particles in inverse ratio of their masses। this is a very important concept। तो इसके लिए सबसे पहले हम center of mass of two particle निकालते हैं। सबसे पहले this is the particle 1 और जो particle 2 है straight line पे हम लेते हैं उसको यहाँ पे, this is the particle 2। so ये two particle system है, this is having mass just consider as m1 और इसको consider करो m2, और जो coordinates है मैं यहाँ पे origin consider कर रहा हूँ, this is the origin है यहाँ पे,
एंड दिस इज़ बेसिकली द वाई एक्सिस, दिस इज़ बेसिकली द जेड एक्सिस, और ये जो है दैट इज़ द एक्स एक्सिस। ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ मैं, और ये ओरिजिन है सेंटर पे, फर्स्ट पार्टिकल के सेंटर पे। तो इस केस में हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो अगेन आप अपने पास जो डेफिनेशन है, और उसके लिए हमें एक और चीज़ें पड़ेगी कि पहले पार्टिकल की हमें कोऑर्डिनेट्स तो मालूम हो गई 0,0,0 विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरे पार्टिकल का मान लो कि ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ r, तो r,0,0 बिकॉज वो x एक्सिस पे ही है, दिस इज नॉट ऑन द y एक्सिस और z एक्सिस। तो यहाँ से अगर आप डेफिनेशन से चलो तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की? वेल मैंने बताया यहाँ पे सिर्फ x कोऑर्डिनेट की बात करेंगे क्योंकि y और z तो 0 है ऑब्वियसली। तो अगर आप x कोऑर्डिनेट निकालोगे यहाँ पे तो दैट इज बेसिकली सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n बताया था मैंने, एंड दैट इज mi xi, स्मॉल xi लिखो, अपॉन सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n mi। ये मैंने बताया था आपको डेफिनेशन से। तो यहाँ पे हमारे पास n इज इक्वल टू 2 है और xi है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 2 मतलब हमें 2 टाइम्स समेशन करना है। तो सबसे पहले मास m1 देखो इंटू x1 कितना है दैट इज 0, प्लस m2 देखो, और m2 की x कोऑर्डिनेट कितनी है r है, अपॉन टोटल मास, और टोटल मास के लिए अगेन n क्या है 2 है, तो हमें इन दोनों के मासेस को प्लस करना पड़ेगा, दैट इज m1 प्लस ऑफ m2। सो यहाँ से जो आया अपने पास दैट इज m2r अपॉन m1 प्लस ऑफ m2, दैट इज बेसिकली द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये बेसिकली x कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का। तो ये किसी पॉइंट सपोज करो यहाँ पे c पे है अपने पास, दिस इज एट सम पॉइंट c। सिमिलरली आप y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो दैट विल बी व्हाट, m1 इंटू y1 दैट इज 0 प्लस m2 इंटू y2 दैट इज अगेन 0। सिमिलरली zm भी निकालोगे तो m1 इंटू 0 होगा प्लस m2 इंटू 0 होगा। तो इन दोनों की तो 0 0 हो जाएगी कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे ही हमारे पास c पे ही बेसिकली सेंटर ऑफ मास होगा इन दोनों सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, 2 पार्टिकल्स का, क्योंकि y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट 0 है तो ये कम्प्लीटली x एक्सिस पे ही लाई करेगा। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट m2r अपॉन m1 प्लस ऑफ m2 कॉमा 0, ये अपने पास होगी, एंड अगेन एक कॉमा 0। सो दिस इज बेसिकली द सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज 2 पार्टिकल्स। अभी देखो ये जो मैंने डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट जो निकाला है दैट इज फ्रॉम दिस o, इसको मान लो, एंड इसको d मान लो, दिस पॉइंट इज d। तो OC बेसिकली हमने निकाला दैट इज m2r अपॉन m1 प्लस m2, दैट इज बेसिकली OC। सिमिलरली अगर आप CD निकालोगे तो CD आप कैसे निकाल पाओगे? वेल ये टोटल डिस्टेंस हमें पता है दैट इज r, सो r माइनस ऑफ m2r अपॉन m1 प्लस m2 करोगे, सो दैट विल गिव यू m1r अपॉन m1 प्लस ऑफ m2, दैट इज बेसिकली CD। तो यहाँ से अगर आप देखो OC में अगर आप m1 मल्टीप्लाई करोगे लाइक दिस, और CD में अगर आप m2 मल्टीप्लाई करोगे लाइक दिस, तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप m1 मल्टीप्लाई कर दोगे तो दैट इज m1 m2r अपॉन m1 प्लस ऑफ m2। सिमिलरली यहाँ पे m2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो दैट इज m1 m2r अपॉन m1 प्लस m2, तो ये दोनों इक्वल हो गया। सो ये स्टेटमेंट बेसिकली यही कह रहा है, दैट इज OC अपॉन CD इज इक्वल टू m2 अपॉन m1। ये बेसिकली ये स्टेटमेंट कह रहा है दैट द सेंटर ऑफ मास विच इज एट द पॉइंट C डिवाइड्स इंटरनली द लाइन जॉइनिंग द 2 पार्टिकल्स, ये OD इन इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। सो दिस इज बेसिकली द स्टेटमेंट जो कि मैंने प्रूव कर दिया। अभी ये है सेंटर ऑफ मास ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। तो हमने सबसे पहले देखा था एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स था हमारे, अभी यहाँ पे सेवरल ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स है। तो सेवरल ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल में सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे क्या रहा है, इफ वी नो द सेंटर्स ऑफ मास ऑफ पार्ट्स ऑफ द सिस्टम एंड देयर मासेस वी कैन गेट द कंबाइंड सेंटर ऑफ मास बाय ट्रीटिंग द पार्ट्स एज पॉइंट पार्टिकल्स प्लेस्ड एट देयर रिस्पेक्टिव सेंटर ऑफ मास। ये देखो क्या कह रहा है, सपोज हमारे पास 2 ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स हैं, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप एंड दिस इज द सेकंड ग्रुप। इस ग्रुप को जस्ट मान लो n1 ग्रुप है हमारे पास, एंड दिस इज n2 ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें एक पार्टिकल नहीं है बल्कि बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे अंदर हैं। सिमिलरली n2 में भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इनके अंदर हैं, बट ये एक ग्रुप है n1 एंड दूसरी ग्रुप है n2। अभी इस ग्रुप की जो टोटल मास है उसको मैं m1 मानता हूँ, इस ग्रुप के टोटल मास को m2 मानता हूँ, और इस ग्रुप के सेंटर ऑफ मास को मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे मानता हूँ, और इस ग्रुप के सेंटर ऑफ मास को मैं पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे मानता हूँ। दैट इज बेसिकली द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस n1 ग्रुप एंड दिस n2 ग्रुप। और उसकी कोऑर्डिनेट्स कुछ मान लो, दिस वन एज x1 y1 एंड z1। अब ये कोऑर्डिनेट है तो ऑब्वियसली किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा। लाइक सपोज यहाँ पे मैं मान रहा हूँ अपनी एक्सिस है, दिस इज बेसिकली x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। तो इस एक्सिस के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि जो ये n1 ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है उसके सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, सिमिलरली n2 ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ पे है। तो इस पर्टिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ जिसकी ओरिजिन यहाँ पे है। तो ये स्टेटमेंट ऐसा बोल रहा है कि n1 ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स की जब आपको ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास मालूम है, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स मालूम है,
और उसकी टोटल मास भी मालूम है हमें। सिमिलरली N2 ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स के आपके सेंटर ऑफ मास मालूम है, उसके टोटल मास भी मालूम है। तो आप इसके सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सीधा ऐसे कर सकते हो कि x कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन टोटल मास दैट इज m1 प्लस ऑफ m2। सिमिलरली अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो दैट विल बी m1y1 प्लस ऑफ m2y2 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2 ऐसा। सिमिलरली आपको z निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू m1z1 प्लस m2z2 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2। सो ये स्टेटमेंट एक्चुअली में ये कह रहा है, तो ये हमें समझने में भी काफ़ी डिफिकल्टी नहीं है, ये बहुत ही ईजी स्टेटमेंट है, हमने पहले भी देख चुका है कि आप अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की पहले ही सेंटर ऑफ मास निकाल लोगे तो दैट इज़ बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आपको पता चल गया कि ये पूरे ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है। सो वो जहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है आपको उसकी कोऑर्डिनेट्स मालूम है और उसकी टोटल मास भी मालूम है। सिमिलरली N2 ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स जहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है आपको वहाँ के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, आपको टोटल मास मालूम है। तो अगेन इन स्पाइट ऑफ फाइंडिंग ईच एंड एवरी पार्टिकल फिर से वापस से लेके आप डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यूज़ करके वापस से कोऑर्डिनेट्स निकालोगे। उससे अच्छा क्या है कि मान लो कि N1 ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है दैट इज एट देयर सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली N2 ग्रुप ऑफ पार्टिकल एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है दैट इज एट देयर सेंटर ऑफ मास। अभी आप इतने ग्रुप ऑफ पार्टिकल को जस्ट एक पार्टिकल मान लो जिसकी मास m1 है और कोऑर्डिनेट ये है। सिमिलरली इतनी ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स जो N2 है उसको एक पार्टिकल मान लो जिसकी कोऑर्डिनेट ये है और मास m2 है। और तो दो पार्टिकल सिस्टम हो गई हमारे पास यहाँ पे। अब टू पार्टिकल सिस्टम्स के लिए आपको पता है कैसे करना है, तो वही मैंने जस्ट किया। सो दिस इज़ बेसिकली फॉर सिंप्लिसिटी, ये बहुत ही ईजी है, आपको ऑलरेडी मालूम होनी चाहिए ये, जैसे कि मैंने पहले डेफिनेशन में बताया, बट मैं और अच्छे से क्लियर कर दिया। अभी चलो नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है। अब है सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। हमने अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी यहाँ तक दैट वॉज बेसिकली अबाउट द पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स और ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, उसके बारे में पढ़ी। 2 पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा, फिर ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा। अभी है सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। तो डिफरेंस क्या है बेसिकली, वहाँ पे हमें पता था कि पार्टिकल है तो जो पार्टिकल है उसकी मास है और इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसी पार्टिकल पे कॉन्सेंट्रेटेड है। सिमिलरली सेकंड पार्टिकल है तो उसका एक मास है, उसका वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है सेंटर ऑफ मास। तो अब इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना था, बट यहाँ पे कंटिन्यूअस बॉडीज के केस में थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है कि आपको ith पार्टिकल ना मानते हुए आपको एक एलिमेंटल मास कंसिडर करना पड़ेगा, डीएम एलिमेंटल मास कंसिडर करना पड़ेगा। और समेशन के अलावा आपको इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि कंटिन्यूअस बॉडी है, नॉट डिस्क्रीट बॉडीज। डिस्क्रीट बॉडीज नहीं है, डिस्क्रीट पार्टिकल्स नहीं है, यहाँ पे बेसिकली कंटिन्यूअस पार्टिकल है, तो आपको इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा, कैलकुलस। और यहाँ पे डीएम एलिमेंटल मास लेनी पड़ेगी और इस डीएम एलिमेंटल मास की आपको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लेनी पड़ेगी और उसको फिर वेरी करना पड़ेगा। मतलब जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होगा उसको आपको ऐसे लेना पड़ेगा कि उस पूरी बॉडी की कोई भी पॉइंट या कोई भी मास ऐसा छूटे ना, सारे ही एलिमेंटल मास उसके दायरे में, मतलब जो भी बॉडी का दायरा है उसके अंदर आप सारे ही एलिमेंटल मास, सारे ही कंटिन्यूअस बॉडी को कंसिडर करो। जितनी भी एलिमेंटल मास से बन के वो बॉडी बनी है उस सारी एलिमेंटल मास कंसिडर हो जाए। आपको ऐसा लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन यूज करना है, तो निकालना बहुत ईजी है। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, दैट इज बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली y निकालोगे तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ y डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, दैट इज द y कोऑर्डिनेट। z कोऑर्डिनेट निकालना होगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ z डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। तो फॉर्मूला तो ये बेसिकली बहुत सिंपल है, बट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आपको ध्यान से लगाना पड़ेगा जिसमें सारी एलिमेंटल मास कंसिडर हो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो ये हम इन सारे एग्जाम्पल्स के तहत देखेंगे जब आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी इस केसेस में, क्योंकि जो बोल रहा हूँ उसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो इस लेक्चर में गाइज मैं ये 3 लूँगा, पहले वाले 3, और इसके बाद वाले लेक्चर्स में ये बाकी के 4 लूँगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से, दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड, देन यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर एंड देन यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट। तो इन 3 के सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं हम इस लेक्चर में देखेंगे, बाकी जो बच गए उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड देखेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेट रॉड में बनाता हूँ लाइक दिस, ऐसा हमारे पास रॉड है। दिस इज़ नॉट परफेक्टली स्ट्रेट बट आप अज्यूम करके चलो दिस इज़ अ स्ट्रेट रॉड। तो सबसे पहले जैसा मैं बताया आपको एक्सिस लेना पड़ेगा। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, ऐसे कंसिडर करके चलो, एंड दिस इज ओरिजिन एट पॉइंट ओ। तो यहाँ पे सबसे पहला जो चीज़ है जो मैं यूज़ करूँगा सारे सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, ये डीएम एलिमेंट, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा आपको डीएम। तो हर एक सेंटर ऑफ मास निकालने वाले तरीके पे मैं ये डीएम पे फोकस करूँगा। और दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे जाननी है कि जो भी हमारे पास बॉडी है, आइदर इट इज़ यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड या सेमी सर्कुलर रिंग या सेमी सर्कुलर प्लेट या कोन या हेमिस्फेरिकल शेल या सॉलिड हेमिस्फेयर, कुछ भी है,
तो उसमें जो भी मास डिस्ट्रीब्यूशन है हम उसको यूनिफॉर्म मान रहे हैं, मतलब यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है। तो यहाँ पे अगर रॉड है तो रॉड की लेंथ L है हमारे पास, ऐसा मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ। द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज बेसिकली L, और जो टोटल मास है रॉड की उसको M कंसिडर कर रहा हूँ। तो पर यूनिट लेंथ जो मास है दिस वन, दैट इज बेसिकली कांस्टेंट, ये यूनिफॉर्म है, दैट इज कांस्टेंट, और यू कैन से दिस इज बेसिकली यूनिफॉर्म। तो मास यहाँ पे लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें एरिया होगा उसमें एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जिसमें वॉल्यूम होगा उसमें वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बट मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये एक कंसिडरेशन है जो कि सारे ही केसेस में कंसिडर कर रहे हैं। अगर मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है देन वो कॉम्प्लेक्स केसेस हो जाएंगी, वो केसेस हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। दीज आर द बेसिक केसेस जहाँ पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लेंथ पे, एरिया पे या वॉल्यूम पे, ऐसा कंसिडर करके चल रहे हैं। तो अभी जो सबसे पहला फंडा है जहाँ से आपको आगे बढ़ना है वो बेसिकली क्या है, इस स्ट्रेट रॉड के केस में आप किसी x लेंथ पे जाओ और एक dx लेंथ पे फोकस करो, और ये जो dx लेंथ पे आप फोकस कर रहे हो दैट इज बेसिकली द एलिमेंटल मास। ये एलिमेंटल मास है जिसकी जो मास है स्मॉल dm है। ये सबसे पहला आपको फंडा समझना होगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। अभी रिंग के केस में भी बताऊंगा, फिर प्लेट के केस में भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको एलिमेंटल मास कंसिडर करना है, तो एलिमेंटल मास आपको किसी एक कोऑर्डिनेट पे जाकर लेना है। यहाँ पे मैं x डिस्टेंस पे जाकर ले रहा हूँ, तो एलिमेंटल मास का जो कोऑर्डिनेट है वो ये लेफ्ट वाले पे देखो, यहाँ पे x है, या आप इसको सेंटर पे भी मान सकते हो, ये x आपके ऊपर है। तो वो बेसिकली x कोऑर्डिनेट है इसके dm की, जो dm स्मॉल एलिमेंटल मास है हमारे पास, उसकी जो कोऑर्डिनेट है वो x, 0,0 है। ये मैं एज्यूम करके चला हूँ। x इज़ अ वेरिएबल, x एक वेरिएबल है, डिस्टेंस है, और ये जो x है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ये x 0 to L वेरी करेगा। तो जब x ये 0 to L वेरी कर रहा है तो आपको दिख रहा है कि एलिमेंटल मास हम पूरे ही यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड की कंसिडर कर ले रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था अभी डेफिनेशन में कि आपको लिमिट्स ऐसे लगाने पड़ेंगे कि सारे ही एलिमेंट्स आने चाहिए इस बॉडी के। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड है, अगर 0 to L कंसिडर करोगे आप तो सारे ही एलिमेंटल मास कंसिडर हो जा रहे हैं। तो ऐसे इंटेलिजेंटली आपको लिमिट लगाना है, और ऐसे ही इंटेलिजेंटली आपको dm मास जो एलिमेंटल मास है वो कंसिडर करना है। तो अभी dm मास आपने कंसिडर कर लिया जिसकी लेंथ dx है। तो ये dm मास आप कैसे निकालोगे, तो हमें पता है m जो मास है वो l लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब l लेंथ का मास m है, तो जो dx लेंथ आपने कंसिडर किया है उसका मास क्या होगा, m अपॉन l इंटू dx होगा। दिस इज बेसिकली द मास, क्योंकि मास जो है वो लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये जो m अपॉन l इंटू dx निकाले दैट इज बेसिकली dm, यही बेसिकली एलिमेंटल मास है, dm है। तो हमारे पास dm निकल गया। अभी डेफिनेशन क्या है सेंटर ऑफ मास का, वेल इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। इंटीग्रेशन ऑफ dm ये जो है दैट इज बेसिकली द टोटल मास। टोटल मास हमें पहले ही से पता है दैट इज m है। तो यहाँ से आप ऊपर इंटीग्रेशन ऑफ x करोगे, x मतलब क्या, कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट तो x ही है इसका, एंड dm इज व्हाट, m अपॉन l dx एंड अपॉन m। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन dx कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, वेल दिस 0 to L वेरी कर रहा है। सो दैट इज इक्वल टू m अपॉन l इज कॉन्स्टेंट, वो बाहर आ जाएगा m अपॉन l, और नीचे एक m होगा, ये वाला m, एंड इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 0 to L। इसको आप कैलकुलेट करोगे, mm कैंसल्ड आउट, 1 अपॉन L, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज x स्क्वायर अपॉन 2, एंड दिस फ्रॉम 0 to L। सो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन L, दिस इज वॉट, L स्क्वायर अपॉन 2 एंड माइनस ऑफ 0, तो 0 हट गया, दिस वन L अपॉन 2, दैट इज बेसिकली दी सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड। आप y कोऑर्डिनेट निकालोगे, इंटीग्रेशन ऑफ y dx dm बेसिकली अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। सो y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, y कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है स्मॉल एलिमेंटल जो मास है दैट इज 0। सिमिलरली z कोऑर्डिनेट 0, तो y और z हमारे पास 0 ही होगा, क्योंकि ये इस रॉड पे ही लाई करेगा जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा। कहाँ पे लाई करेगा, L अपॉन 2 पे। तो यहाँ पे ओरिजिन है L अपॉन 2, सेंटर ऑफ दिस रॉड यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास L अपॉन 2, 0,0 इज बेसिकली द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड। जैसा कि हम जैसे निकाले हैं उस तरीके से भी आपको दिख रहा है, बट आप ऐसे सिमेट्रिकली भी सोच के डायरेक्ट बोल सकते थे कि L अपॉन 2 जो है वो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि रॉड इज सिमेट्रिकल, रॉड सिमेट्रिकल है, मास जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप डायरेक्टली देख के भी बोल सकते थे कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा रॉड पे वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे होगा इस रॉड के, और एग्जैक्ट सेंटर की कोऑर्डिनेट यहाँ से ओरिजिन से क्या होगा, L अपॉन 2, 0,0। तो ऐसे भी आप डायरेक्टली बोल सकते थे यूजिंग सिमेट्री, बट मैंने एक तरीके से आपको बताया कि कैसे निकाल सकते हो। अभी चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर। अभी देखो कोऑर्डिनेट कैसे चूज करना है वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप इधर उधर कोऑर्डिनेट चूज करोगे तो हो सकता है आप काफ़ी मुसीबत में आ सकते हो। यहाँ पे मैंने ये सेमी सर्कुलर वायर बनाया है और
यहाँ पे जो मैं कोऑर्डिनेट लूँगा वो यहाँ से लूँगा, दिस इज़ बेसिकली दी ओरिजिन। इस ओरिजिन से मैं ऐसे कंसिडर करूँगा दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई। और दूसरी चीज़ क्या देखने को है, ये सेमी सर्कुलर वायर है, तो सबसे पहले आपको सिमेट्री दिखनी चाहिए। सिमेट्री का मतलब क्या है, जब मैं ये वाई कोऑर्डिनेट ऐसे बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो इस वाई कोऑर्डिनेट के अबाउट देख रहे हो आप, जैसा राइट में है वैसे ही लेफ्ट में है, मतलब सिमेट्रिकल है। तो इसका मतलब ये है कि जो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे इस सेमी सर्कुलर वायर का, वो जीरो होगा। द एक्स कोऑर्डिनेट विल बी जीरो, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट के अबाउट ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है। जो यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर है वाई कोऑर्डिनेट के अबाउट बिल्कुल सिमेट्रिकल है। मतलब एक्स के आप इस तरफ देखो राइट हैंड साइड में, या एक्स के आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो, नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव एक्स पे देखो, तो दोनों सेम ही है सेमी सर्कुलर। और मास जो है वो इस वायर के लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो जीरो होगा। तो हमें यहाँ पे सिर्फ निकालनी क्या है, वाई कोऑर्डिनेट निकालनी है। और जेड कोऑर्डिनेट तो पहले से ही जीरो होगा, बिकॉज दिस इज इन एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन में, तो जेड की हम बात करेंगे नहीं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको ऐसी सिमेट्री दिखनी चाहिए। सिमेट्री के तहत जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का वो जीरो होगा, बट वाई कोऑर्डिनेट होगा, तो वो हमें बेसिकली यहाँ पे निकालना है। तो उसके लिए यहाँ पे आप एलिमेंट कैसे कंसिडर करोगे, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पे, इसको बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे आप एलिमेंट कैसे कंसिडर करोगे कि एक एंड से दूसरे एंड सारे ही एलिमेंट्स इसमें आ जाएं। तो एक बहुत ही अच्छा तरीका यहाँ पे एलिमेंट कंसिडर करने का, हम किसी एक एंगल थीटा पे ऐसे एलिमेंट कंसिडर करते हैं। यहाँ पे दिस इज एंगल थीटा, और ये एंगल थीटा पे डी थीटा एंगल पे कंसिडर करते हैं, दिस डी थीटा एंगल ये। और ये जो हमारे पास होगा, ये आपको पता है ये लेंथ कितनी होगी, वेल ये आर डी थीटा होगा। अगर मैं रेडियस आर कंसिडर करूँ इस सेमी सर्कल का, तो ये जो होगा आर डी थीटा होगा, क्योंकि हमें पता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये हमें पहले से ही पता है। दिस इज़ बेसिकली द रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप से आप देख रहे हो यहाँ पे जो डी एक्स होगा वो क्या होगा, आर थीटा, मतलब डी एक्स यहाँ पे अगर देखो तो डी थीटा है वो, तो ये डी थीटा हो जाएगा, एल डी एक्स हो जाएगा हमारे पास। सो डी एक्स इज़ बेसिकली आर डी थीटा। और यहाँ पे अगेन जो एम है वो कितने लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेल वो पाई आर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सर्कमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पाई आर लेंथ का जो मास है वो एम है, तो आर डी थीटा का मास कितना होगा, वेल एम अपॉन पाई आर मल्टीप्लाइड बाई आर डी थीटा होगा। ये आर आर कैंसिल हो गया, दैट इज़ एम अपॉन पाई डी थीटा। ये क्या है, ये बेसिकली डी एम है, ये इसका मास है, ये डी एम का मास है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, क्योंकि जो एक्स डी एम है वो तो ज़ीरो हो जाएगा सिमेट्री के कारण जो एक्स डी एम आप निकालोगे तो दैट विल बी ज़ीरो, वो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी ओरिजिन पे ही आ जाएगा वो। तो इसीलिए हम सिर्फ वाई पे फोकस किए, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो ये बेसिकली हमारे पास डी एम होगा, डी एम क्या है अपने पास, एम अपॉन पाई डी थीटा, दिस इज़ बेसिकली डी एम। और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा इस पॉइंट का, वेल अगर आप चाहते हो कि मैं एक्स कोऑर्डिनेट एक बार निकाल के दिखाऊँ तो मैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम भी दिखाऊंगा, ताकि आपको एक बार डाइजेस्ट हो जाए कि मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ जीरो आर। तो उसके लिए देखो यहाँ पे ये आर है हमारे पास, दिस वन इज़ आर द रेडियस, और वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का कितना होगा, वेल ये होगा वाई कोऑर्डिनेट दिस ओरिजिन से यहाँ तक। तो ये आर है, ये यहाँ से आप अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो नीचे तक, सो दिस इज़ आर, दिस विल बी वॉट आर साइन थीटा। ये कितना होगा, आर साइन थीटा होगा हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट, ओरिजिन से वाई कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ मैं। और एक्स कोऑर्डिनेट ओरिजिन से लोगे तो क्या होगा, दैट विल बी आर कॉस थीटा। तो आर साइन थीटा इज़ वाई कोऑर्डिनेट, आर कॉस थीटा इज़ एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे वाई कितना आया अपने पास, वाई बेसिकली आया आर साइन थीटा, और जो डी एम है दैट इज़ एम अपॉन पाई डी थीटा। एम टोटल मास माना हूँ मैं, और रेडियस आर है, तो जो सर्कमफेरेंस है, जो लेंथ है दैट इज़ पाई आर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, अपॉन टोटल मास, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इज टोटल मास दैट इज एम, वो पहले ही हम मान चुके हैं। सो यहाँ से एम अपॉन पाई इंटू आर अपॉन एम हमारे पास बाहर आ गया। अपने को इंटीग्रेट करना है साइन थीटा डी थीटा को, लेकिन साइन थीटा डी थीटा को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, वेल सारे एलिमेंट्स कंसिडर होने चाहिए। तो आप थीटा इज इक्वल टू जीरो से लेकर थीटा इज इक्वल टू पाई, पाई कहाँ, यहाँ देखो ये टोटल पाई है, तो जीरो टू पाई आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसको इंटीग्रेट करोगे, एम एम कैंसिल आउट हो गया, दैट इज़ आर अपॉन पाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज़ व्हाट, माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो माइनस बाहर आ गया, दिस कॉस थीटा एंड जीरो टू पाई। सो कॉस पाई इज़ व्हाट, कॉस पाई इज़ -1 एंड कॉस जीरो इज़ अगेन माइनस, कॉस जीरो इज़ बेसिकली 1, बट यहाँ पे माइनस होगा एंड दैट इज़ 1, सो -2 हो गया। तो दैट इज़ व्हाट, 1 + 1 = 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज़ 2r अपॉन पाई। सो दैट इज़ बेसिकली द आंसर। ये अपने पास वाई कोऑर्डिनेट मिल गई।
जो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास आ गया 2r/π, दैट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी x कोऑर्डिनेट निकाल कर देखते हैं। x कोऑर्डिनेट निकालोगे दैट विल बी x dm इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, और x भी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 to π तक। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट एक्चुअली कितना है, दिस इज r cos थीटा, r cos थीटा आएगा मल्टीप्लाइड बाई dm, dm इज m/π d थीटा, एंड अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm विल बी नथिंग बट m एंड 0 to π। सो दैट विल बी इक्वल टू हमारे पास rm/π मल्टीप्लाइड बाई m, ये बाहर होगा इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा फ्रॉम 0 to π। सो दिस m कैंसल्ड आउट, r/π होगा अपने पास। अभी cos थीटा का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट sin थीटा, दैट इज फ्रॉम 0 to π। सो दैट इज इक्वल टू r/π, sin π इज वॉट 0 एंड sin 0 इज वॉट 0। तो सी यहाँ पे 0 आ गया हमारे पास, x कोऑर्डिनेट 0 है। तो आप मैथमेटिकली भी इसको प्रूव कर सकते हो, जो मैं देख कर बोला कि सिमेट्री है अबाउट द वाई एक्सिस, x पॉजिटिव साइड में x नेगेटिव साइड में सेम है, सिमेट्री है। ये जो सेमी सर्कल आपको दिख रहा है दैट इज बेसिकली सिमेट्री अबाउट दिस एक्सिस, जैसा हमने चूज़ किया है उस एक्सिस के अबाउट, दैट्स वाई x कोऑर्डिनेट 0। तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट ही होगा हमारे पास, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वेल बेसिकली 0,2r/π होगा, दैट इज बेसिकली द सेंटर ऑफ मास एंड दैट इज द आंसर। तो ये हुआ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर। अभी नेक्स्ट देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट। तो इस यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट मतलब क्या है, सबसे पहले देखो ये अगेन एक सेमी सर्कल है। पिछली बारे में जो हमने सेमी सर्कल देखा अभी जस्ट, उसमें क्या देखा कि वो एक वायर था, सेमी सर्कुलर वायर था, वो एक लेंथ था जिस पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे ये टोटल ऐसे प्लेट है, दिस इज़ व्हाट प्लेट, ये पूरा ऐसा सॉलिड है। सो ऐसा सॉलिड है तो यहाँ पे जो मास है, अगर मैं इसकी टोटल मास m कंसिडर करूँ तो ये मास और रेडियस r कंसिडर करो तो ये मास एरिया पे डिपेंडेंट है। एरिया पे डिपेंडेंट इट मीन्स एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो m मास वो कितने एरिया का है, वेल m मास है πr²/2 पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज बेसिकली द एरिया, इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है टोटल मास। तो यहाँ पे आप एलिमेंट कैसे कंसिडर करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एलिमेंटल तरीके से ही चलना है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। तो एलिमेंट कंसिडर करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर सपोज करो रेडियस स्मॉल r पे आपको एक सेमी सर्कल ऐसे कंसिडर करना पड़ेगा, लाइक दिस, ऑफ लेंथ या थिकनेस बोल दो dr, ऐसा, दिस इज़ व्हाट dr। तो आपको r डिस्टेंस पे एक dr थिकनेस की सेमी सर्कुलर वायर कंसिडर करनी पड़ेगी, दिस इज़ बेसिकली व्हाट सेमी सर्कुलर वायर। तो यहाँ पे आपको क्या प्री रिक्विजिट है कि आपको सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, दैट इज़ 2r/π, अभी पहले हमने निकाला है। तो इस चीज़ को यूज़ करके मैं इस बेसिकली सेमी सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास निकालूंगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले r डिस्टेंस पे एक सेमी सर्कुलर वायर कंसिडर कर लिया जिसकी थिकनेस कितनी है dr है, और उस सेमी सर्कुलर वायर के सेंटर ऑफ मास हमें पहले से पता है, दैट इज़ 2r/π। तो उस चीज़ का यूज़ करूँगा मैं। और जो सिमेट्री वाली बात थी जो मैं पिछले सेमी सर्कुलर वायर के केस में डिस्कस किया था, वो सेम यहाँ पे भी रेलेवेंट है। दिस इज़ बेसिकली एक्सिस, ये ओरिजिन है और एक्स एक्सिस इधर है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि y एक्सिस के अबाउट, दिस इज बेसिकली y एक्सिस, ये सिमेट्रिकल है, मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस दोनों सिमेट्रिकल है। मतलब क्या, अगेन x कोऑर्डिनेट जो होगा 0 होगा। तो हमें सिर्फ y कोऑर्डिनेट निकालनी है और z कोऑर्डिनेट की तो बात करेंगे नहीं, बिकॉज दिस इज बेसिकली अ प्लेन, xy प्लेन पे ये है सेमी सर्कुलर प्लेट। तो z कोऑर्डिनेट की बात जैसा हमने पिछले में नहीं किया था, इसमें भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे प्री रिक्विजिट ये है कि 2r/π आपको मालूम होना चाहिए सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास, और उसको यूज़ करके देखो मैं कैसे निकालता हूँ। सबसे पहले एलिमेंट कंसिडर करना आना चाहिए। स्मॉल रेडियस r पे dr थिकनेस की मैंने एक सेमी सर्कुलर वायर कंसिडर की है। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, πr²/2 पे m मास है, तो इसकी बेसिकली एरिया कितनी होगी, ये सेमी सर्कुलर वायर जो है उसका एरिया कितना होगा। वेल उसके एरिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप ऐसा पूरा ऐसा कर दो, मतलब उसको फैला दो ऐसा करके। तो उसको जब फैलाओगे ऐसा तो एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का ये साइड कितना होगा, वेल होगा वो इसके सर्कमफेरेंस के जितना। सर्कमफेरेंस कितना होगा, πr होगा, πr होगा सर्कमफेरेंस। थिकनेस कितना है, दिस इज dr, तो दैट इज πr dr। तो πr dr एरिया होगा अपने पास इस सेमी सर्कुलर वायर का। तो m/πr²/2 मल्टीप्लाइड बाई πr dr, ये बेसिकली dm मास होगा, एलिमेंटल मास। क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 2m, ये जो नीचे वाला 2 है ऊपर गया, πr² इंटू πr dr। πr² अपॉन 2 ये जो एरिया है
इतने एरिया का मास बेसिकली कैपिटल एम है, एरिया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट्स वाई पाई आर डी आर, जो कि ये एलिमेंट का बेसिकली एरिया है, वो एरिया का फिर मास कितना होगा, तो यूनिटरी मेथड मैंने यूज़ किया, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, एंड दैट इज़ व्हाट 2m अपॉन आर स्क्वायर स्मॉल आर डी आर। ये अपने पास एलिमेंटल मास हुआ dm, और अपने पास क्या है बेसिकली फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, दैट इज़ नथिंग बट कैपिटल M। तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y कोऑर्डिनेट हमें पता है, दैट इज़ 2r अपॉन पाई, हमने पहले ही निकाला है। सो 2r अपॉन जो कैपिटल R है दैट विल बिकम स्मॉल r अपॉन पाई। स्मॉल r क्यों होगा, क्योंकि जिस सेमी सर्कुलर वायर का अभी मैं निकालने जा रहा हूँ सेंटर ऑफ मास, उसका बेसिकली रेडियस क्या है, स्मॉल r है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे स्मॉल r रखा हूँ, 2 स्मॉल r अपॉन पाई। तो ये y अपने पास हो गया, ये अपने पास dm हो गया, इन दोनों को पुट करो एंड जस्ट गेट इट। तो ये बेसिकली अपने पास हुआ, दिस इज व्हाट, दिस इज dm एंड दिस इज व्हाट y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट सेमी सर्कुलर वायर। अभी इसकी कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक होगी, वेल कोऑर्डिनेट देखो, ये 0 से लेकर ये कैपिटल R तक जाएगा। ये जो सेमी सर्कुलर वायर है ये यहाँ से 0 से लेकर ऐसे ऐसे करते हुए कहाँ तक जाएगा, वो कैपिटल R तक जाएगा। तो जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज़ फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। सो यहाँ पे आप इसको अगर देखो तो कॉन्स्टेंट्स हमारे पास क्या क्या है, वेल कॉन्स्टेंट सारे बाहर निकालता हूँ। 2 अपॉन पाई है सबसे पहले कॉन्स्टेंट, देन मल्टीप्लाइड बाई 2m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर है अपने पास कॉन्स्टेंट, एंड मल्टीप्लाइड बाई जो नीचे m है वो है। अभी इंटीग्रेशन में क्या आएगा, 0 टू r, अपने पास एक ये r हुआ, एक ये r हुआ, दैट इज़ आर स्क्वायर डी आर, ये अपने पास हुआ फ्रॉम 0 टू r। सारी चीज़ें कवर हो गई, mm कैंसिल हो गया अपने पास, दैट इज़ इक्वल टू 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर का जो होगा बेसिकली इंटीग्रेशन दैट इज़ आर क्यूब अपॉन 3, दैट इज़ फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। सो यहाँ से आप इसको देखो तो 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज़ व्हाट आर क्यूब अपॉन 3 माइनस ऑफ 0। सो दिस आर स्क्वायर एंड आर क्यूब कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या आया 4r अपॉन 3 पाई, दैट इज़ बेसिकली द आंसर, दैट इज़ y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे तो जो इसकी सेंटर ऑफ मास आई, x तो अगेन 0 होगा, कॉमा 4r अपॉन 3 पाई आया अपने पास। सो ये ऐसे आपको अप्रोच करना है, ऐसा नहीं है कि आप फिर सेमी सर्कुलर प्लेट को कुछ अलग ढंग से सोच के निकालने में लग जाओ तो आप कुछ नहीं पाओगे। वेल आपको यूज़ करना है सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास वाला तरीका, तो वो आपको पहले पता है, तो वहाँ से एलिमेंट वैसा ही लो, और इसको यूज़ करने के बाद फिर आप सेमी सर्कुलर प्लेट की जो है सेंटर ऑफ मास इजीली निकाल सकते हो। तो गाइज़ ये था इस लेक्चर के बारे में। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इन बाकी 4 के सेंटर ऑफ मास देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो तब तक के लिए आप खुद भी प्रैक्टिस करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।